देखो बेटा, यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 10 का नया टॉपिक है सदिश उपसमष्टि। क्लियर है? समष्टि तक हम लोगों ने पढ़ा था, सदिश समष्टि तक। अब बात करें हम लोग सदिश उपसमष्टि। ठीक है, यहां लिखा हुआ माना कि v प्लस एक फील्ड f प्लस डॉट पर सदिश समष्टि है। मतलब पहले ही सदिश समष्टि है ये, v प्लस क्या है, फील्ड f पर एक सदिश समष्टि है, तथा w जो है वो उपसमुच्चय किसका, v का। w क्या है, उपसमुच्चय दे दिए किसका, v का। और w इज नॉट इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या है, w के अंदर जो एलिमेंट्स है, सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है, कोई ना कोई एलिमेंट है उसके अंदर, बिल्कुल एम्प्टी सेट नहीं है वो। w इज नॉट इक्वल टू 5, तब wf सदिश समष्टि vf का उपसमष्टि कहलाता है। उपसमष्टि कब कहलाएगा, यदि v के संयोजनों रहित, संयोजनों सहित, v के संयोजनों सहित w स्वयं फील्ड f पर सदिश समष्टि, मतलब w जो है उसको भी वेक्टर स्पेस होना कंपलसरी है, वो भी एक वेक्टर स्पेस होना चाहिए। और उसके बाद अर्थात यदि w v का अरिक्त उपसमुच्चय है, तथा अरिक्त उपसमुच्चय होना चाहिए, और w प्लस जो है ग्रुप v प्लस का एक उपग्रुप होना चाहिए। दो डेफिनेशन हम लोग इसके अंदर पहले प्रूफ करेंगे उपसमष्टि के लिए। क्या करेंगे, w प्लस ग्रुप v प्लस का क्या होना चाहिए, उपग्रुप। मतलब इसको पहले हम लोग इसका उपग्रुप प्रूफ करेंगे। सेकंड थिंग, w अदिश गुणन के अंतर्गत क्या होना चाहिए, समवृत्त, मतलब बाइनरी होना चाहिए, द्विचर होनी चाहिए। क्लोजर प्रॉपर्टी यहां पर प्रूफ होनी चाहिए, वो अदिश गुणन के अंतर्गत मैं बता दूंगा जब हम लोग थ्योरम करेंगे। उसके बाद में आती विषम उपसमष्टि। विषम उपसमष्टि क्या, प्रत्येक सदिश vf की v एक तो स्वयं v खुद और एक जीरो, दो सदिश उपसमष्टि होती है। वाली डेफिनेशन पहले ही बता रही है विषम उपसमष्टि, विषम से रिलेटेड काफी सारी। तो प्रत्येक सदिश vf की फर्स्ट नंबर पे v एक तो स्वयं और सेकंड नंबर पे जीरो, दो सदिश उपसमष्टि विद्यमान रहते हैं, इन्हें विषम उपसमष्टि कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको, विषम उपसमष्टि। और इन दोनों के अतिरिक्त, इन दोनों के अतिरिक्त, विषम समष्टि के अतिरिक्त, मतलब इन दोनों समष्टियों के अतिरिक्त जितनी भी समष्टियां होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उचित उपसमष्टि। आ रही है बात समझ में? इसको नोट करें फिर बढ़ते हैं आगे। थ्योरम नंबर सेकंड है, किसी सदिश समष्टि VF का अरिक्त उपसमुच्चय W, कोई सदिश समष्टि है VF का अरिक्त उपसमुच्चय क्या है, W, V की उपसमष्टि हो, V की उपसमष्टि हो, इसके लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध। तो ये चीज अगर रही आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध, मतलब दोनों तरफ से प्रूफ करना है इसको। या तो फिर एक तो कंडीशन आती है यदि है और केवल यदि, इफ आई डबल एफ वाला केस हो, या फिर ये एनएफ और नेसेसरी कंडीशन आती हो, तब भी मुझे इसको दोनों तरफ से करना होगा प्रूफ। स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। सबसे पहले स्टार्ट करूंगा प्रतिबंध की आवश्यकता, नेसेसरी कंडीशन, प्रतिबंध की आवश्यकता। प्रतिबंध की आवश्यकता, तो प्रतिबंध की आवश्यकता के लिए मैं पहले मान के चलूंगा कि जो WF है वो VF की एक उपसमष्टि है। यहां लिखता हूं, माना W V का एक अरिक्त उपसमुच्चय है, एक अरिक्त उपसमुच्चय है। या फिर आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हो कि उपसमष्टि है ना, लेकिन फिर भी लिख दिया मैंने, W V का क्या है, अरिक्त उपसमुच्चय, कैपिटल W चला है ना। तो बात करता हूं मैं यहां पर, था WF VF की क्या है, सदिश उपसमष्टि है, सदिश उपसमष्टि है। देखो इधर ध्यान से, हम लोग प्रतिबंध की आवश्यकता कर रहे हैं, नेसेसरी कंडीशन। तो नेसेसरी कंडीशन में मैं पहले ही इसको उपसमष्टि मान के चल रहा हूं, और ये मान के मैं पहले ये प्रूफ कर दूंगा, और पर्याप्त प्रतिबंध में ये मान के उपसमष्टि प्रूफ कर दूंगा। क्लियर है? तो ये आपका प्रतिबंध प्रूफ हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं WF VF की सदिश उपसमष्टि, ये चीज मैंने मान ली है। अब बात करते हैं इधर पहले वाले की, सुनाओ। WF अगर VF की उपसमष्टि है तो मैं लिख रहा हूं फॉर एवरी W1, W2 बिलोंग्स टू क्या है, W1 और W2 दोनों किसमें बिलोंग कर रहे हैं, यदि W में बिलोंग कर रहे हैं। सपोज W1 और W2 दोनों किसमें बिलोंग कर रहे हैं, W में। तब W1 यदि बिलोंग कर रहा है W में, तो W2 माइनस का जो W2 है ना, वो भी बिलोंग करेगा किसमें, W में, क्योंकि सदिश उपसमष्टि है ऑलरेडी। तो मतलब W1 अगर बिलोंग कर रहा है W में, तो माइनस का W2 भी बिलोंग करेगा W में, क्योंकि योज्य प्रतिलोम होगा, क्योंकि सदिश उपसमष्टि है। तो मतलब सदिश समष्टि की सारी परिभाषाओं को ये
फॉलो करेगा, जितनी भी डेफिनेशन थी वो 6 परिभाषाएं थी सबको फॉलो करेगा ये। तो माइनस का W2 बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा W। क्लियर है। अब मैं यहां पर अतः मैं यहां पर संक्रिया लगाता हूं कि W1 बिलोंग्स टू क्या है W एंड W2 ये भी बिलोंग्स कर रहा है कैपिटल W के अंदर। तब मैं लिख रहा हूं W1 और प्लस माइनस W2 विल आल्सो बिलोंग्स टू W। क्यों? क्योंकि सदिश उपसमष्टि है और सदिश उपसमष्टि के लिए ये वाली जो संक्रिया होगी वो समृत होगी। क्लियर है क्या? अरे प्लस वाली को भी तो फॉलो करेगा, ये वाला वो आबेली ग्रुप होगा V प्लस एक आबेली ग्रुप उस तरीके से, तो ये इस तरीके से इसको भी फॉलो करेगा। तो W1 प्लस माइनस W2 बिलोंग्स टू क्या जाएगा W। और फिर इसको मैं लिख सकता हूं W1 और प्लस माइनस यहां पे लिख सकता हूं माइनस W2 बिलोंग्स टू क्या जाएगा W। यही कंडीशन प्रूफ करनी है क्या? पहली वाली तो पहली वाली कंडीशन तो प्रूफ है, सेकंड वाली ऑलरेडी प्रूफ है। कैसे है प्रूफ है? देखो इधर मैं लिखता हूं सेकंड वाली के लिए, फर्स्ट वाला कंडीशन प्रूफ है। सेकंड वाली कंडीशन है चूंकि WF जो है वो VF की उपसमष्टि है। VF की क्या है? उपसमष्टि। बेटा उपसमष्टि जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ी है, इसलिए क्वेश्चंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट धीरे धीरे आप लोग इससे इसके लिए फैमिलियर हो जाओगे। VF की उपसमष्टि है, WF क्या है? VF की उपसमष्टि है, ऑलरेडी है। तो WF अगर VF की उपसमष्टि अभी परिभाषा के अंदर लिखा था, ये अदिश गुणन के लिए समृत होगा। देख लो एक बार, अदिश गुणन के लिए क्या होगा? समृत होगा। और अदिश गुणन हम लोग बोलते किसको थे? एक एलिमेंट तो क्षेत्र का होना चाहिए था, फील्ड का, और एक एलिमेंट आपका वेक्टर का होना चाहिए था, और उन दोनों का जब गुणा होता था उसको हम लोग बोलते थे अदिश गुणन। क्लियर है? पुरानी वीडियोस देखोगे, पुराना जो भी लेक्चर वगैरह आप लोग पढ़ोगे तब आप लोगों को पता लगेगा कि जो एक एलिमेंट तो आपके पास में क्षेत्र का हो और एक एलिमेंट किसका हो? वेक्टर का हो, सदिशों का हो, उन दोनों का जो गुणन होता है वो क्या होता है? अदिश गुणन होता है। क्लियर है? और वो भी बिलोंग करना चाहिए क्या में? वेक्टर के अंदर। तो बात वही चल रही है, ये तो डायरेक्टली एक तरीके से प्रूफ है, क्योंकि WF VF की उपसमष्टि है। तो सपोज दैट अगर मैं अल्फा बिलोंग करवा रहा हूं किसमें? F में। अल्फा को किसमें बिलोंग करवाया? F में। एंड जो एक एलिमेंट यहाँ पे W, स्मॉल w को बिलोंग करवा दिया कैपिटल W के अंदर, जैसे मैं V को कैपिटल V के अंदर वहां पे करवाता था बिलोंग। तो अभी मैंने अल्फा को बिलोंग करवाया F में, W को बिलोंग करवाया W में। तो इसके अगर ये गुणन के लिए क्या होती है? समृत होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। तो गुणन के लिए आप लोग क्या लिख दोगे? अल्फा डॉट W, सदिश गुणन के लिए, और बिलोंग में करेगा W के अंदर। ये डायरेक्टली प्रूफ हो गया। क्लियर है? ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं इसमें। तो ये प्रतिबंध की आवश्यकता प्रूफ है। अब बात करेंगे पर प्रतिबंध की पर्याप्तता। ये दोनों चीजें मान के चलेंगे और इसको अब समझ के हम लोग प्रूफ करेंगे। करो उसको नोट पहले। इससे आगे चलते हैं अपन प्रतिबंध की पर्याप्तता, इनफ कंडीशन। तो प्रतिबंध की पर्याप्तता के लिए मैं क्या यूज कर रहा हूं? इसके अंदर माना कि जो W है वो V का एक क्या है? उपसमुच्चय है। W क्या है? एक V का उपसमुच्चय है, तथा W इज नॉट इक्वल्स टू फाइव है। मतलब W जो है वो फाइव मतलब एम्प्टी सेट नहीं है। W इज नॉट इक्वल्स टू क्या है? फाइव। तब दो कंडीशंस ये वाली भी मान के चल रही है इस बार। W1 बिलोंग्स टू W, W2 बिलोंग्स टू W, देन W1 माइनस W2 बिलोंग्स टू कैपिटल W, तथा ये वाली कंडीशन मान के चलिए अल्फा बिलोंग्स टू F, W बिलोंग्स टू W, ये आ जाएगा अल्फा डॉट W बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा? कैपिटल W। क्लियर? ये कंडीशन मान के चलो। अब आप लोग इसके अंदर देखोगे तो एक कंडीशन तो प्रूफ है, जो मैंने अभी सदिश समष्टि वाली परिभाषा लिखवाई थी ना, उपसमष्टि की परिभाषा, मतलब वेक्टर सब स्पेस की परिभाषा जब मैंने लिखवाई थी, उसके अंदर सेकंड वाला जो डेफिनेशन थी ना, उसके अंदर बोला था कि अदिश गुणन के लिए समृत होना चाहिए। अरे बात समझ में? अदिश गुणन मतलब वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होना चाहिए? क्लोजर प्रॉपर्टी को प्रूव करना चाहिए। तो ये सेकंड वाला जो कंडीशन है ना, ये एक को तो प्रूफ कर रहा है, एक डेफिनेशन को। उससे ऊपर वाली डेफिनेशन क्या थी? पहली वाली, उसको एक उपग्रुप होना चाहिए था। ठीक है? V प्लस का एक क्या होना चाहिए? उपग्रुप होना चाहिए। लेकिन उपग्रुप क्या? V प्लस को एक V प्लस अगर सदिश समष्टि होती है तो V प्लस एक आबेली ग्रुप भी होना चाहिए, पहली बात तो। ठीक है? और दोनों ही आबेली ग्रुप होंगे तो फिर उपग्रुप हो भी जाएगा उसका वो। तो पहले हम लोग उसकी बात करेंगे कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं तत्सम अवयव की बात करते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर में बात करता हूं कि W1 बिलोंग्स टू क्या है? W। एक बार फिर से W1 को बिलोंग करवाता हूं W में। सपोज दैट ये दो एलिमेंट मान लिए मैंने, W1 बिलोंग्स टू W और W1 वापस से बिलोंग्स टू करवा दिया W। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये क्या लिखा हुआ है? W1 माइनस W2 बिलोंग्स टू क्या है? W। तो यहां पर भी मैं इस तरीके से लिख रहा हूं कि W1 और माइनस W1 बिलोंग्स टू W।
इसके अकॉर्डिंग चलूंगा तो डेफिनेशन यहाँ W1 W2 था, यहाँ W1 W1 है, तो इस डेफिनेशन का तो W1 माइनस W1 लिख दिया मैंने, बिलोंग्स टू क्या क्या W। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ कितना आ जाएगा 0 बिलोंग्स टू W। क्लियर है। और 0 अगर बिलोंग कर रहा है W के अंदर तो मतलब एक तरीके शून्य सदिश हो गया। शून्य सदिश यहाँ पर इसका तत्समक अवयव होता है, तो मैं लिखूंगा अतः 0 क्या होगा W का शून्य सदिश होगा, शून्य सदिश होगा जो कि V का भी शून्य सदिश है, जो कि V का भी शून्य सदिश है, शून्य सदिश है 0 वेक्टर। अब सेकंड नंबर पे बात करता हूं मैं, ये तो तत्समकता वाली बात हो गई। अब बात करेंगे अपन किसकी, देखो मेरी बात सुनना, प्लस जहां पर भी आता है ना उसके अंदर दो चीजों पे फोकस ज्यादा करना होता है कि प्लस को एक बार तो द्विचर कर दो, द्विचर अभी तक प्रूफ नहीं किया, अभी करेंगे। एक और तत्समक अवयव प्रूफ कर दो उसके अंदर, और एक उसके अंदर प्रतिलोम प्रूफ कर दो, क्योंकि वो क्रम विनिमय साचर्य तक ऑलरेडी पालन करता है प्लस। अरे बात समझ में, जो योग संक्रिया होती है वो क्रम विनिमय का मतलब कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी दोनों का पालन करता है वो, ठीक है। बस आप लोगों को तत्समक, प्रतिलोम और एक बार इसको द्विचर, ये तीन चीजें पहले इसको प्रूफ करो, वही आप लोगों का मेन मोटिव होना चाहिए। मैंने अभी प्रूफ किया इसको क्या कि तत्समक अवयव तो है, मतलब शून्य सदिश है यहाँ पर, ये तत्समक अवयव होता है सदिशों के लिए। अब यहाँ पे बात करेंगे सेकंड नंबर पे प्रतिलोम। तो प्रतिलोम के लिए अगर 0 बिलोंग कर रहा है W में, 0 किसमें बिलोंग कर रहा है W में, और यहाँ पर सेम टू सेम स्मॉल w1 को मैं कैपिटल W के अंदर बिलोंग करवा रहा हूँ, W1 छोड़ो W को वापस से बिलोंग किसमें करवा रहा हूँ मैं, कैपिटल W के अंदर। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर W1 बिलोंग्स टू W2 था, W2 बिलोंग्स टू W था, क्लियर है। तो मैंने क्या लिखा था W1 माइनस W2 बिलोंग्स टू W। अरे ये बात समझ में। तो अगर मैं यहाँ पर इसको W1 ले लूं जैसे, तो मैं लिखूंगा 0 माइनस कितना W1, वो बिलोंग करेगा किसमें, W में। अरे ये बात समझ में। और वापस से कितना आ जाएगा, माइनस का W1 आएगा क्या, ये किसमें बिलोंग कर रहा है, W में। तो ये एक तरीके से तत्सम वो प्रतिलोम ही तो है योग का। W का प्रतिलोम क्या हो गया, माइनस W1, बिलोंग कर रहा है किसमें, W में। तो यहां मैं क्या लिखूंगा, जो कि W का तत्समक अवयव है, सॉरी प्रतिलोम है, W का क्या है, प्रतिलोमी अवयव है, इनवर्स एलिमेंट। अब मैं एक बार इसको द्विचर भी प्रूफ कर देता हूं, इस संक्रिया को क्या प्रूफ कर रहा हूं, द्विचर। तो द्विचर के लिए मैं लिखता हूं नाउ थर्ड नंबर पे बात करता हूं कि अगर W1 है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, W में, और माइनस W2 वो भी बिलोंग कर रहा है किसमें, W में। अरे वसन में मैंने लिखा W1 बिलोंग कर रहा है किसमें, W में, और माइनस W2 है वो भी बिलोंग कर रहा है किसमें, W में। भाई ये दोनों चीजें मैंने प्रूफ करी, ये माइनस W1 ओ माइनस W2 भी अभी मैंने लिखा था यहाँ पे, कहाँ गया वो, हाँ वो तो कोई बात नहीं, W1 का जो इनवर्स माइनस W1 और W2 का माइनस W2 हो जाएगा। तो माइनस W2 बिलोंग कर रहा है किसमें, W के अंदर। आगे बात करते हैं अपन इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, बताओ इस वाले डेफिनेशन का W1 माइनस W2 लिखा हुआ है, W1 तो एज इट इज आ गया, माइनस और अपनी जगह पर है, और W2 की जगह आएगा माइनस W2, यहाँ लिख दिया कितना माइनस का W2, और ये बिलोंग किसमें कर रहा है, कैपिटल W के अंदर। अब मैं इसको लिख सकता हूँ W1 और प्लस W2 बिलोंग कर रहा है किसमें, W में। मतलब इन दोनों का जब मैंने यौगिक संक्रिया करवाई तो भी मुझे एलिमेंट काय में मिल रहा है, W में, तो मतलब प्लस क्या हो जाएगी, द्विचर भी हो जाएगी। तो आप लोग क्या लिखो, अतः यौगिक संक्रिया समृद्ध है, यौगिक संक्रिया क्या है, समृद्ध है, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी है ये, समृद्ध है। अब मैं लिखता हूं इसके अंदर, लास्ट के अंदर लैंग्वेज अच्छे से लिख के आनी, देखो चूंकि W V का एक अरिक्त उपसमुच्चय है, अरिक्त उपसमुच्चय है, मतलब सबसेट है, नॉन एम्प्टी। W जो है V का एक अरिक्त उपसमुच्चय, अतः W के सभी अवयव, W के सभी अवयव, ऑल एलिमेंट्स ऑफ द W के सभी अवयव डेफिनेटली V के अवयव होंगे। अगर उपसमुच्चय है तो W के जितने भी अवयव होंगे सारे के सारे V के अवयव भी होंगे, तो W के सभी अवयव V के अवयव भी होंगे, V के अवयव भी होंगे। W के सभी अवयव क्या हो रहे हैं, V के अवयव भी होंगे, तथा प्लस संक्रिया के लिए, जो प्लस संक्रिया है, ये प्लस संक्रिया पहले तो द्विचर है, क्लियर है। इसी प्लस संक्रिया का यहां पर क्या है, प्रतिलोम भी है,
इसी प्लस संक्रिया का क्या है यहाँ पर तत्समक भी है, और उसके बाद में प्लस संक्रिया हमेशा क्या होती है साहचर्य तथा क्रम विनिमय भी होती है। तो तथा प्लस संक्रिया के लिए साहचर्य यानी एसोसिएटिव साहचर्य एवं क्रम विनिमय भी होंगे, क्रम विनिमय और कम्यूटेटिव भी होंगे, क्रम विनिमय भी होंगे। और साहचर्य क्रम विनिमय तत्समक प्रतिलोम और उसके बाद में द्विचर सारी की सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता, मतलब एक तरीके से आबेली ग्रुप है। तो अतः V प्लस के साथ साथ W प्लस B आबेली ग्रुप है, मतलब ये भी क्या हो जाएगा एक आबेली ग्रुप हो जाएगा। V प्लस के साथ साथ W प्लस B क्या हो जाएगा एक आबेली ग्रुप हो जाएगा। बस इतना ही है कि और कुछ गुणन के लिए पहले समृद्ध है ही, गुणन के लिए ये वाली लैंग्वेज में लिख रखा है इसके अंदर। साथ ही मतलब W प्लस V प्लस की तरह ये क्या हो गया आबेली है, तो मतलब ये W प्लस B क्या हो जाएगा एक उपग्रुप है इसका V प्लस का। तो एक पहली वाली कंडीशन को प्रूफ करा, सेकंड वाली कंडीशन तो डायरेक्टली ये वाली चीज लैंग्वेज के अंदर लिख रहा हूं। साथ ही W V की गुणन संक्रिया के लिए भी समृद्ध है, के लिए भी क्या है समृद्ध, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी को प्रूव कर रहा है, समृद्ध है। तो लास्ट के अंदर लिख देना अतः WF जो है वो क्या है VF की उपसमष्टि है, VF की उपसमष्टि मतलब सब स्पेस है, उपसमष्टि ये कंप्लीट है। थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 4 है किसी सदिश समष्टि VF के एक अरिक्त उपसमुच्चय W के VF की उपसमुष्टि होने के लिए आवश्यक तथा पर्याप्त प्रतिबंध। वापस से नेसेसरी एंड इनफ कंडीशंस आ गई है, तो मतलब इसको दोनों तरफ से प्रूव करेंगे। आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध है कि W1, W2 बिलोंग्स टू W, अल्फा, बीटा बिलोंग्स टू F, तब अल्फा डॉट W1 प्लस बीटा डॉट W2 बिलोंग्स टू W। ठीक है, तो वही चीज है, सबसे पहले हम लोग इसको सदिश उपसमष्टि मानेंगे और इसको प्रूफ करेंगे, फिर इसको मानेंगे, फिर सदिश उपसमष्टि प्रूफ करेंगे। क्लियर है? इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं अपन। प्रूफ, तो प्रूफ के लिए लिखता हूं मैं, माना W जो है वो एक अरिक्त उपसमुच्चय इसका V का। क्लियर है? W जो है वो एक अरिक्त उपसमुच्चय हो गया V का, यदि किसी सदिश समष्टि तथा WF वो VF की सदिश उपसमष्टि है। सदिश, ये लिख देना, प्रतिबंध की आवश्यकता है, नेसेसरी कंडीशन चल रही है ना, प्रतिबंध की आवश्यकता चल रही है, नेसेसरी कंडीशन। तो WF VF की सदिश उपसमष्टि है, सदिश उपसमष्टि है। माना W और जो है वो उपसमुच्चय V का WF VF की क्या है सदिश उपसमष्टि है। तब अगर ये सदिश उपसमष्टि है तो स्टार्ट करेंगे अपन W1 बिलोंग्स टू W2, W1 कोमा W2 बिलोंग कर रहा है किसमें W में, एंड अल्फा कोमा बीटा वो बिलोंग कर रहा है किसमें F में। W1 कोमा W2 बिलोंग कर रहा है अगर W में, और अल्फा कोमा बीटा बिलोंग कर रहा है किसमें F के अंदर। सो नाउ अगर मैं अल्फा को बिलोंग करवाता हूं F में एंड W1 को बिलोंग करवाया किसमें कैपिटल W में, देखो तो ध्यान से, अल्फा को बिलोंग करवाया किसमें F में और W1 को बिलोंग करवाया किसमें कैपिटल W में, तो अल्फा और W1 दोनों अदिश गुणन के लिए समर्थ होंगे। क्यों? क्योंकि सदिश उपसमष्टि है ये। तो इन दोनों का अगर मैं गुणा करता हूं अल्फा और डॉट करता हूं किसके साथ में W1 के साथ में, तो ये दोनों भी किससे बिलोंग करेंगे W के साथ में बिलोंग करेंगे। अरे बात समझ, अरे सेकंड वाली कंडीशन प्रूफ होगी। नेक्स्ट कंडीशन है कि बीटा जो है वो बिलोंग कर रहा है F में, यहां लिखना एंड, बीटा बिलोंग कर रहा है किसमें F में, और W2 बिलोंग कर रहा है बेटा किसमें कैपिटल W में। बीटा बिलोंग कर रहा है F में, W2 बिलोंग कर रहा है किसमें कैपिटल W में। तब बीटा डॉट W2 बिलोंग करेगा किसमें कैपिटल W में, बीटा डॉट W2 भी बिलोंग करेगा किसमें कैपिटल W में। तब अगर ये उपसमष्टि है तो लिखो चूंकि WF
VF की उपसमष्टि है, VF की उपसमष्टि है। तो अगर ये सब स्पेस है, वेक्टर सब स्पेस है, तो प्लस संक्रिया के लिए मतलब यौगिक संक्रिया होगी उसके लिए भी समृद्ध होगी, ठीक है ना। मतलब जो यौगिक संक्रिया होगी ना प्लस वाली संक्रिया, उसके लिए भी क्या होगी, ये समृद्ध होगी। तो अतः समृद्ध मींस क्लोजर प्रॉपर्टी। प्लस संक्रिया यानी यौगिक संक्रिया के लिए भी, प्लस ऑपरेशन के लिए भी क्लोजर होगी, समृद्ध होगी, समृद्ध होगी। समृद्ध मींस, क्लोजर मींस इन दोनों का अगर मैं योग करवाऊं, यौगिक संक्रिया इन दोनों के बीच में करवाऊं, तो वो भी किस में बिलोंग करेगा, W में बिलोंग करेगा। उसी को तो बोलेगा अपन क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अल्फा डॉट W1, यदि अल्फा डॉट W1 इसके साथ में मैं यौगिक संक्रिया लगाऊं बीटा डॉट W2 के साथ में, बीटा डॉट W2, यहां पर ब्रैकेट लगा दो जैसा आप चाहो, तो ये ब्रैकेट लगा दो, तो ये भी बिलोंग करेगा किसमें, W में। देखो एक बार ये प्रूफ करना है क्या, अल्फा डॉट W1 प्लस बीटा डॉट W2 बिलोंग्स टू क्या आ गया, W, ये प्रूफ करना था। तो ये थी आपके प्रतिबंध की आवश्यकता। अब बात करेंगे अपन प्रतिबंध की पर्याप्तता के लिए। तो प्रतिबंध की पर्याप्तता, प्रतिबंध की पर्याप्तता, एनएफ कंडीशन। एनएफ कंडीशन के लिए मैं वही चीज मान रहा हूं, वापस से माना सबसे पहले W जो है वो उपसमुच्चय किसका, V का, तथा W इज नॉट इक्वल टू फाई है, मतलब W कोई एरिक समुच्चय नहीं है। तब इस बार कंडीशन हम लोग क्या मान के चलेंगे बेटा, इस कंडीशन को मान के चलेंगे। क्लियर है क्या, इस वाली कंडीशन को मान के चलेंगे। इस बार सदिश समष्टि हम लोग प्रूफ करेंगे इसको, उपसमष्टि। क्लियर है, तो पहले मैं लिखूंगा तब फॉर एवरी W1, W2 बिलोंग्स टू W, फॉर एवरी लिख देना, तथा अल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू F के लिए क्या हो जाएगा, ये अल्फा डॉट W1 प्लस बीटा डॉट W2, ये बिलोंग करेगा किसमें, W में। तो अब आपको सिद्ध क्या करना वो भी लिख देता हूं एक बार। अब हमें सिद्ध करना है, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, अब हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है बेटा, कि WF जो है वो एक VF की उपसमष्टि है, VF की उपसमष्टि है। तो ये उसी तरीके से करेंगे जैसे भी हम लोगों ने पहले, इससे पहले वाली थ्योरम की थी। इससे पहले वाली थ्योरम कैसे करी थी, एक तो इसके अंदर तत्समक अवयव लेके आ जाओ, एक इसके अंदर प्रतिलोम ले आओ, और यौगिक संक्रिया के लिए इसको एक बार समृद्ध प्रूफ कर दो, द्विचर। क्लियर है, ये चीजें प्रूफ कर दो तो हमारा ये जो सदिश समष्टि है वो प्रूफ हो जाएगी। अदिश गुणन के लिए, अदिश गुणन के लिए भी करना पड़ेगा इस बार, इसमें करते हैं दिखाएंगे। तो इसके अंदर आप लोग इसकी स्टार्टिंग यहां से करो, एक से देखना, अच्छा ठीक है। तो इसकी स्टार्टिंग में कर रहा हूं कि अल्फा इज इक्वल टू 1 और बीटा इज इक्वल टू 1 लेने पर मैं क्या ले रहा हूं, अल्फा इज इक्वल टू 1 और बीटा इज इक्वल टू क्या ले रहा हूं, 1 लेने पर। ये वाली कंडीशन देखना, मतलब अल्फा कोमा बीटा दोनों किस में बिलोंग कर रहे हैं बताओ, अल्फा कोमा बीटा किस में बिलोंग कर रहे हैं, F में, दोनों किस में बिलोंग कर रही है, F में। एंड W1 कोमा W2 ये किस में बिलोंग कर रहे हैं, W में। क्लियर है, लेकिन अल्फा और बीटा की जगह मैंने क्या माना है, 1 लिया है क्या, तो अल्फा और बीटा की जगह मैं लिख रहा हूं यहां पर 1, तो मतलब 1 कोमा 1 दोनों ही किस में बिलोंग कर रही है, F में, और W1 कोमा W2 किस में बिलोंग कर रहे हैं, W में। इस वाले डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखना, अल्फा डॉट W1, अल्फा की जगह कितना जाएगा 1, तो अल्फा की जगह लिख दो 1, यहां लिखूंगा बेटा कितना 1 डॉट W1, उसके बाद में प्लस संक्रिया, फिर बीटा की जगह कितना लिखूंगा 1, बीटा की जगह 1 लिखूंगा, तो ये हो जाएगा 1 डॉट कितना W2, ये बिलोंग कर रहे हैं किसमें, W के अंदर। क्लियर, तो 1 डॉट W1 कितना हो गया, W1 ही होगा, क्यों, क्योंकि 1 क्या हो गया इसके लिए, तत्समक हो गया गुणन के लिए, तो वापस से W1 आ जाएगा। तो यहाँ आगे बेटा कितना W1 और प्लस W2, ये बिलोंग कर रहा है किसमें, W में, तो प्लस के लिए द्विचर हो गया, कि प्लस के लिए क्या हो रहा है, द्विचर। तो आप लोग क्या लिखोगे, अतः प्लस संक्रिया द्विचर है, अतः प्लस के लिए समृद्ध है, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी को प्रूव कर रहे हैं। इससे आगे चलते अपन, ये वाला थोड़ी नोट किया आपने, करो उसको नोट करो। इससे आगे चलते अपन, ये अल्फा इज इक्वल टू 1 लिया था, बीटा इज इक्वल टू 1 लिया था। अब आगे चलते अपन, नाउ मैं अल्फा इज इक्वल टू ले रहा हूं कितना, -1 और बीटा इज इक्वल टू ले रहा हूं 0 लेने पर।
अल्फा इज इक्वल टू कितना -1, बीटा इज इक्वल टू 0। अब आप लोग बोलोगे सर ऐसे कैसे ले सकते हैं हम लोग? बेटा अवयव अल्फा और बीटा कोई ना कोई अवयव तो होंगे, तो उनको मैं मान के चलता हूँ ये सारे अवयव हैं कि अल्फा इज इक्वल टू -1, बीटा इज इक्वल टू कितना 0, ये दोनों चीजें मैं ले रहा हूँ। तब यहाँ पर अल्फा कोमा बीटा क्या दे रहा है? बिलोंग्स टू कितना है बेटा? f एंड w1 कोमा w2 ये भी बिलोंग कर रहा है किसमें? कैपिटल W के अंदर कर रहा है बिलोंग। लेकिन अल्फा और बीटा की जगह क्या क्या माना है मैंने? अल्फा की जगह तो मान लिया मैंने -1 और बीटा की जगह कितना माना है? 0। तो -1 कोमा 0 ये बिलोंग करेगा किसमें? f में। w1 कोमा w2 बिलोंग करेगा किसमें? w में। और इसके अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन बनेगी वो क्या बनेगी? देखो इधर ध्यान से, ये वाली क्या लिख रहा है? अल्फा डॉट w1 है क्या? अल्फा की वैल्यू कितनी है? -1 डॉट w1 फिर आएगा प्लस, बीटा की वैल्यू कितनी? 0, तो 0 डॉट कितना है बेटा? w2 बिलोंग्स टू क्या आएगा? w। तो अगर मैं -1 डॉट w1 करता हूं तो मुझे मिलेगा माइनस का w1। क्लियर है? -1 डॉट w1 करता हूं तो क्या मिलता है मुझे? माइनस का w1। ये तो 0 डॉट w2 0 हो गया, तो माइनस w1 बिलोंग किस में कर रहा है? w में। मतलब एक तरीके से प्रतिलोम है, ठीक है, जो कि प्रतिलोमी अवयव है, मतलब इनवर्स एलिमेंट है, प्रतिलोमी अवयव है, मतलब इनवर्स एलिमेंट है। आगे बात करते हैं अपन सेकंड नंबर पे। नाउ इस बार मैं अल्फा इज इक्वल टू ले रहा हूं कितना? 0 और बीटा भी 0 ले रहा हूं। अल्फा भी 0 बीटा भी 0 लेने पर अब अल्फा और बीटा दोनों अगर 0 ले रहे हैं तो वापस से वही कंडीशन कि अल्फा कोमा बीटा बिलोंग कर रहा है बेटा f में एंड w1 कोमा w2 ये दोनों भी बिलोंग कर रहे हैं किसमें? कैपिटल W के अंदर। अल्फा कोमा बीटा बिलोंग कर रहा है f में, अल्फा की वैल्यू कितनी है? 0, बीटा कितना है? ये भी 0, ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं f में एंड w1 कोमा w2 ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं किसमें? कैपिटल W के अंदर। तो ऐसी कंडीशन होती है तो डेफिनेशन क्या बनती है? ये वाली डेफिनेशन बनती है। इस डेफिनेशन को बनाओ। अल्फा की वैल्यू कितनी है? 0, तो मैं लिखूंगा कितना बेटा? 0 डॉट w1, उसके बाद में प्लस बीटा की वैल्यू फिर से w0 डॉट w2 ये बिलोंग करेगा किसमें? w में। तो ये 0 डॉट w1 ये कितना हो गया? 0 और प्लस ये भी कितना हो जाएगा? 0 बिलोंग कर रहा है किसमें? w में। तो इस वजह से आप लोग क्या लिख दोगे कि 0 टोटल बिलोंग कर रहा है w में, जो कि क्या है? w का तत्समक है, फिर शून्य सदिश है, w का शून्य सदिश है। W का क्या हो गया? ये शून्य सदिश या फिर तत्समक अवयव। इससे आगे चलते हैं। अब देखना ध्यान से, तो ये शून्य सदिश हो गया। तो हम लोगों ने प्लस के लिए क्या क्या प्रूफ किया? द्विचर प्रूफ कर दिया। एक मेरे पास में ये वाला एलिमेंट आ गया, कौन सा? प्रतिलोमी अवयव आ गया, और एक मेरे पास में आ गया तत्समक अवयव आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो यहां पे लिखता हूं W V का एक अरिक्त समुच्चय, V का एक अरिक्त समुच्चय है। तो अगर ये अरिक्त उपसमुच्चय लिख देना, उपसमुच्चय है, अतः यह योग संक्रिया सॉरी प्लस संक्रिया के लिए क्या करेगा? ये साचर्यता एवं क्रम विनिमयता का पालन करेगा। साचर्यता एवं क्रम विनिमयता का पालन करेगा। क्रम विनिमयता का पालन करेगा। तो आप लोग लिखोगे अतः W कोमा प्लस V कोमा प्लस का एक उपसमुच्चय है, उपग्रुप लिखना, उपसमूह है जो कि आबेली है, जो कि क्या है? आबेली है, आबेलियन है। ये एक चीज तो प्रूफ हो गई मेरे पास में, मतलब जो पहली वाली कंडीशन थी ना वो अपनी प्रूफ है कंप्लीटली। अब बात करते हैं अपन सेकंड नंबर पे। सेकंड वाली क्या प्रूफ करना है आप लोगों को? डॉट के लिए समृद्ध प्रूफ करना है, मतलब क्लोजर किसके लिए करना है? डॉट संक्रिया के लिए, जो डॉट ऑपरेशन है उसके लिए आप लोगों को क्लोजर प्रूफ करना है इसको। ठीक है, एक सेकंड रुकना। ठीक है बेटा, इससे आगे चलते हैं। अतः W कोमा प्लस V कोमा प्लस का एक उपसमूह है जो कि क्या है? एक आबेली है। ये बात तो गई। अब अपन करेंगे डॉट संक्रिया के लिए इसको समृद्ध। ठीक है, डॉट संक्रिया के लिए करेंगे तो इसके लिए बात करता हूं नाउ
मैं लेता हूं बीटा बराबर 0 लेने पर, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज ले रहा हूं मैं, बीटा बराबर 0, अल्फा को कुछ भी नहीं ले रहा, ठीक है। तो बीटा बराबर 0 ले रहा हूं फॉर एवरी, लिख रहा हूं अल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू एफ एंड W1 कोमा W2 ये भी बिलोंग कर रहा है किसमें, कैपिटल W के अंदर। तो अल्फा की वैल्यू तो यहां पर नहीं ली है मैंने कुछ भी, तो अल्फा की वैल्यू तो कुछ नहीं, बीटा की वैल्यू 0 ले ली मैंने, बिलोंग्स टू एफ एंड W1 कोमा W2 ये बिलोंग कर रहा है किसमें, कैपिटल W के अंदर बिलोंग कर रहा है। क्लियर है। तो इससे क्या हुआ, अगर मैं इसको डेफिनेशन, इस वाली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बनाता हूं तो ये डेफिनेशन क्या बनेगी, अल्फा डॉट W1 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी रखी है 0, तो 0 डॉट कितना W2 बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा, कैपिटल W। अब आप लोग देखोगे ये तो पूरा 0 हो गया, कितना आएगा अल्फा डॉट W1 खाली, अल्फा डॉट W1 किस में बिलोंग कर रहा है, W में। अभी की बात समझ में, तो अल्फा डॉट W1 अगर W में बिलोंग करे इसका मतलब क्या हो गया, गुणन संक्रिया के लिए क्या हो गया, समृद्ध। सेकंड वाली कंडीशन प्रूफ हो रही है अदिश गुणन के लिए। अतः अदिश गुणन के लिए, अदिश गुणन के लिए W क्या है, समृद्ध है, W क्या हो गया, समृद्ध है। तो अब लास्ट के अंदर लिख देना, अतः WF जो है वो VF की सदिश उपसमष्टि है, सदिश उपसमष्टि है। ठीक है, ये कंप्लीट आप लोगों की थ्योरम नंबर 4। ठीक है, तो W1F तथा W2F सदिश समष्टि VF की उपसमष्टि है, तो W1 इंटरसेक्शन W2F भी VF की उपसमष्टि है, ये आप लोगों को प्रूफ करना है। स्टार्ट करते हैं अपन प्रूफ इसका। दिया गया है आपको, क्या गिवन है कि W1F जो है तथा W2F ये दोनों क्या है, सदिश समष्टि, सदिश समष्टि VF की उपसमष्टि है, VF की उपसमष्टि है। मतलब ये क्या है, वेक्टर स्पेस है किसका, W1F तथा W2F सदिश, ये वेक्टर स्पेस है VF की, एक है सब स्पेस है, ठीक है, वेक्टर सब स्पेस है। इसके आगे चलते हैं, माना या फिर यदि लिख दो इफ, यदि 0 एक तत्समक अवयव हो, 0 V का एक तत्समक अवयव हो, तत्समक अवयव हो, इट मींस दैट 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ V। तो 0 अगर V का तत्समक अवयव है तब 0 will belongs to W1F या फिर W1 लिख दो, एंड 0 belongs to W2। बेटा 0 को मैंने क्या बताया, VF का एक V का तत्समक अवयव, तो 0 डेफिनेटली W1 में भी बिलोंग करेगा और W2 में बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, सब स्पेस है। अभी बात समझो, V की क्या है, उपसमष्टि है, तो 0 W1 में बिलोंग कर रहा है और 0 W2 में बिलोंग करेगा। और अगर कोई एलिमेंट W1 और W2 दोनों में बिलोंग कर रहा है तो उनके इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या होगा, 0 विल बिलोंग्स W1 इंटरसेक्शन W2। ये चीज मैंने लिखी क्यों है यहाँ पर कि 0 W1 इंटरसेक्शन W2 में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब हो गया कि W1 इंटरसेक्शन W2 का कोई ना कोई एक तत्समक अवयव यानी आइडेंटिटी एलिमेंट विद्यमान होगा। और अगर आइडेंटिटी एलिमेंट वहां पर प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है, W1 इंटरसेक्शन W2 एक एम्प्टी सेट नहीं है। अरे बात समझ में, एक एम्प्टी सेट नहीं, मतलब कोई ना कोई एलिमेंट होगा उसके अंदर। सो W1 इंटरसेक्शन W2 इज नॉट इक्वल्स टू 5। मतलब W1 इंटरसेक्शन W2 इन दोनों के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट होगा, मतलब 5 नहीं होगा, एक एम्प्टी सेट नहीं होगा। अब स्टार्ट करते हैं नाउ। सबसे पहले बात करता हूं W1F की। W1F VF की उपसमष्टि है, उपसमष्टि है। तो अगर ये उपसमष्टि है तो मैं बात करता हूं W1 कोमा W2 बिलोंग कर रहा है किसमें, कैपिटल W1 में। W1 कोमा W1 किसमें बिलोंग कर रहा है, कैपिटल W1 में। ये चीज में एक बार लिख दो, आप एक काम करो, यहां लिखता हूं मैं W1 कोमा W2 अगर बिलोंग कर रहा है W1 इंटरसेक्शन W2 के अंदर, तब W1 बिलोंग करेगा W1 इंटरसेक्शन W2 के अंदर एंड W2 एंड W1 कोमा W2 ये भी बिलोंग करेगा किसमें, W2 के अंदर।
क्लियर? ये सब इसके अंदर आपस में क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे। इसके आगे देखो W1F VF की क्या ले गए, उप समष्टि है। W1F क्या है, VF की उप समष्टि है। अब आगे चलते हैं, W1, W2 बिलोंग्स टू W1, तब एक सेकंड अपना, W1F VF की एक उप समष्टि है। W1 इंटरसेक्शन W2F ये बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, W1 के अंदर। इसके अंदर एक एलिमेंट होता है, हम लोगों ने मिस किया है, अल्फा बीटा भी लेके चलना था। देखो जरा, F के भी तो दो एलिमेंट हम लोगों को बिलोंग करवाने हैं। मैं F के दो एलिमेंट बिलोंग करवा रहा हूँ कि अल्फा कोमा बीटा ये बिलोंग कर रहा है किसमें, F के अंदर। अल्फा कोमा बीटा किसमें बिलोंग कर रहा है, F के अंदर। एंड W1 कोमा W2 ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं कैपिटल W के अंदर। क्लियर? अल्फा बीटा किसमें बिलोंग कर रहा है, F के अंदर। W1 कोमा W2 बिलोंग कर रहा है किसमें, W में। इससे जस्ट पहले थ्योरम प्रूफ करिए हम लोगों ने, इससे जस्ट पहले हम लोगों ने थ्योरम प्रूफ करिए। उसके अंदर क्या सीखा था हम लोगों ने कि अल्फा डॉट W1 प्लस बीटा डॉट W2 विल बिलोंग्स टू W। सीखा था क्या हम लोगों ने? क्लियर? अभी मैं सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूं अगर W1 की, तो ये भी बिलोंग करेगा किसमें, W1 के अंदर। एंड अल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू F एंड W1 कोमा W2 अगर बिलोंग कर रहे हैं किसमें, कैपिटल W2 में, जो कि मैं पहले ही लिख चुका हूं। W1 कोमा W2 ये बिलोंग कर रहे हैं W2 के अंदर भी, और W1 कोमा W2 बिलोंग कर रहे हैं कैपिटल W1 में भी। तो W1 कोमा W2 अगर बिलोंग कर रहे हैं W2 के अंदर, तब मैं लिखूंगा क्या, अल्फा डॉट W1 और प्लस बीटा डॉट W2 ये भी बिलोंग करेंगे किसमें, W2 के अंदर। आ रही है बात समझ? अगर ये सारे एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं W1 में, और यही कि सारे एलिमेंट किसमें बिलोंग कर रहे हैं, W2 के अंदर, तो इस तरीके से अगर ये बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी ये एलिमेंट बिलोंग करेंगे। ठीक है? तब आप लोग लिखोगे, तब अल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू F एंड W1 कोमा W2 will belongs to W2, W1 intersection W2 is equals to आप लोग लिखोगे अल्फा डॉट W1 प्लस बीटा डॉट W2 ये बिलोंग करेंगे किसमें, W1 इंटरसेक्शन W2 के अंदर। और ये वाली कंडीशन अगर ये प्रूफ हो रही है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो इंटरसेक्शन है ये भी इसकी क्या हो जाएगी, एक सदिश उपसमष्टि, मतलब वेक्टर सबस्पेस। आप लोग लास्ट के अंदर लिखोगे लैंग्वेज के अंदर, अतः W1 इंटरसेक्शन W2F भी VF की एक उपसमष्टि है, उपसमष्टि है। ये आप लोगों की थ्योरम कंप्लीट है। ठीक है, करें इसको नोट। इससे आगे चलते हैं अपन, तो ये लिखा हुआ दो समष्टियों का संघ, मतलब यूनियन ऑफ टू सब स्पेसेस, जो उप समष्टि लिखना फिर अगर सब स्पेसेस दे रहे तो नहीं, फिर यहाँ पर इसने या तो गलत लैंग्वेज दे रखी है, उप समष्टि होंगे फिर ये, यहाँ इंग्लिश के अंदर तो सब स्पेसेस लिख रखे हैं और हिंदी में ओनली समष्टि लिख रखे हैं। तो दो उप समष्टियों का संघ है, VF की किसी दो उप समष्टियों का संघ, मतलब यूनियन। यूनियन हम लोगों ने पढ़ा है क्लास 11 के अंदर, 12 के अंदर, कि यूनियन मतलब दो सेट्स है, अलग अलग सेट्स है, तो उनका क्या कंबाइंड रिलेशन होता है एक। क्लियर है? वो होता है यूनियन। तो VF की किसी दो उप समष्टियों का संघ सदिश समष्टि VF का उप समष्टि होना आवश्यक नहीं है। मतलब जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक अभी इंटरसेक्शन पढ़ा था, अरे इंटरसेक्शन पढ़ा था क्या, तब दो उप समष्टियां थी W1F और W2F, उन दोनों का इंटरसेक्शन होना आवश्यक था। मतलब इंटरसेक्शन भी क्या हो रहा था, एक उप समष्टि हो रहा है, एक सबस्पेस हो रहा था। लेकिन अगर मैं बात करता हूं यहीं पर यूनियन की, किसकी, यूनियन मींस संघ की बात करता हूं, तो यूनियन का यहां पर सबस्पेस होना आवश्यक नहीं है, उप समष्टि होना आवश्यक नहीं है। इसके लिए एग्जांपल के लिए क्वेश्चन दे रखा है, देखना कैसे। एक एग्जांपल दे रखा है, ठीक है, इसको थ्योरम बना के नहीं प्रेजेंट किया आपके सामने, तो एग्जांपल के थ्रू एक टॉपिक डाल के प्रेजेंट कर दिया। बाकी एक थ्योरम भी बन सकती थी अच्छी खासी, लेकिन उन्होंने थ्योरम के थ्रू प्रेजेंट नहीं किया इसको, ओनली एक टॉपिक दे दिया और एग्जांपल दे दिया। एग्जांपल दे रखा है कि जैसे V3R है, V3R इज इक्वल टू आपके पास में एक ऑर्डर्ड पेयर के टाइम पर x, y, z, x, y, z बिलोंग्स टू R, एक सदिश समष्टि है, एक सदिश समष्टि है, ये एक वेक्टर स्पेस है। अब आप लोगों को इसको बताना है कि इनका जो यूनियन होगा, इसकी जो सदिश समष्टि है V वाला, तो अगर मैं इसमें दो सदिश समष्टि इसी में से उठाता हूं और उनका अगर मैं यूनियन करूं तो वो एक उप समष्टि नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, देखना इधर ध्यान से। सपोज दैट मैं लिखता हूं, माना
एक मैंने एलिमेंट मान लिया क्या W1, स्मॉल W1 मान लो, W1 इज इक्वल टू क्या मान लिया x y z है, तो मैं यहाँ पर इसके अंदर x की वैल्यू तो ले लेता हूँ, दोनों वैल्यू जीरो कर देता हूँ भाई। x एक्सिस पे y और z की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, ऑर्डर पेयर के टाइम पर है। तो यहाँ पर सेम आप लोग वही लिखोगे x, 0,0 बिलोंग्स टू क्या है r, ये रियल नंबर्स में बिलोंग कर रहे हैं। और ये बात समझ में, ये बात होगी W1 की। अब स्टार्ट करते हैं अपन W2 इज इक्वल टू W2, आप लोग यहाँ पर अज्यूम कर सकते हो, इसको जीरो ले लो, इसको जीरो ले लो, एक को मान लो z। आप लोग चाहो तो W2 ये भी ले सकते थे जीरो, फिर यहाँ पर y ले लो, फिर जीरो ले सकते हो। क्लियर है? आप लोगों को कोई से भी दो सेट लेने, वो मैंने ले लिया, 0 0 z ले लिया। यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया कि 0, 0, z वो बिलोंग कर रहा है किसमें, रियल नंबर्स में। ये W1 लिया और ये W2 लिया। अब बोल रहा है कि ये W1 और W2 दोनों क्या इसकी सदिश समष्टि है, पहले बोल दिया उसने कि दोनों की सदिश समष्टि होगी। तो क्या इनका यूनियन भी एक सदिश समष्टि होगा, मतलब यूनियन भी एक वेक्टर सबस्पेस होगा, ये आप लोगों को प्रूफ करना है। तो W1 और W2 अगर मैं इनका यूनियन बनाता हूं, W1 यूनियन बनाता हूं क्या W2, ये W1 यूनियन W2 बनाता हूं, तो इसके अंदर से ये वाले एलिमेंट आएंगे, ये वाले एलिमेंट आएंगे, और ये सारे एलिमेंट मुझे V3R के अंदर मिलेंगे। ये सारे एलिमेंट मुझे क्या मिलेंगे, V3R के अंदर मिलेंगे। ठीक है, एज एग्जांपल आप लोगों के पास में ये लिखा हुआ है W1 और W2। इसके W1 के एलिमेंट कितने हैं, x, 0, 0, और रेशियो W2 के एलिमेंट दे रखे 0, 0, z। इनको ऑर्डर पेयर के टाइम पे लो ऐसे, ठीक है। और यहां पर लिख देता हूं ऑल वेयर x, y, z बिलोंग्स टू क्या है R। ये मैंने इनका इंटरसेक्शन ले लिया। इससे आगे चलते अपन, W1 यूनियन W2 है। अब मुझे इसको बताना है कि ये सदिश समष्टि नहीं है, ठीक है। मैं अज्यूम करता हूं, माना कोई दो एलिमेंट मान लिए अल्फा, बीटा, ये बिलोंग कर रहे हैं किसमें, F में। जैसे वेक्टर सबस्पेस की हम लोगों ने डेफिनेशन सीखी थी, यही तो सीखी थी कि दो एलिमेंट F में बिलोंग कर रहे हो, तब इसका अगर मैं इसके साथ में गुणा करवाता हूं, मल्टीप्लाई करवाता हूं, तो वो भी इसके अंदर बिलोंग करना चाहिए। तो वही काम मैं करता हूं, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू F एंड W1 W2 ये बिलोंग कर रहे हैं किसमें, W1 यूनियन W2 के अंदर। क्लियर है? आगे चलते हैं। मैंने बनाया अल्फा डॉट W1, अल्फा को W1 के साथ में मैं संक्रिया करवा रहा हूं, यहां डॉट की संक्रिया लगा रहा हूं। तो अल्फा डॉट W1 कितना है, W1 कितना, x 0 0 है क्या, तो यहां लिख रहा हूं मैं कितना, x, 0, 0, और वो x, 0, 0 बिलोंग्स टू R, वो हम लोग वजह से बाद में लिख लेंगे। अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या बनता है, अल्फा x, 0, फिर कोमा क्या बन रहा है, 0, क्या बन रहा है, अल्फा x, 0, और फिर कोमा क्या बन रहा है, 0। इसको ऑर्डर पे इस तरीके से बंद करता हूं। अब इसी तरीके से अगर मैं बीटा को करवाता हूं, बीटा डॉट W2 करवाता हूं, बीटा डॉट W2, तो बीटा डॉट W2 के एलिमेंट्स कितने हैं, 0, 0, कितना लिखा हुआ है, z। तो अंदर मल्टीप्लाई कराओ, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0, 0, कितना आ जाएगा, बीटा z। और ये दोनों ही, ये जो इनका मल्टीप्लाई, इन दोनों को एक बार प्लस कर दो। इन दोनों को अगर मैं प्लस करता हूं, अल्फा डॉट W1 फिर प्लस बीटा डॉट W2, अगर इन दोनों को मैं प्लस करता हूं तो मेरे पास में क्या आता है, अल्फा x, 0, 0, फिर प्लस 0, 0, बीटा z। इस तरीके से एलिमेंट आ रहे हैं, और ये दोनों ही बिलोंग नहीं कर रहे हैं किसमें, W1 यूनियन W2 के अंदर, इज नॉट बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2। देखो यहाँ पे क्या है, W1 यूनियन W2। इसके अंदर यहाँ पर आप लोगों को कहीं पर भी अल्फा x डॉट 0, 0 इस तरीके का एलिमेंट नहीं दिख रहा है, ना ही 0, 0, बीटा z इस तरीके का एलिमेंट आप लोगों को नहीं दिखेगा। तो ये नॉट बिलोंग्स टू क्या आएगा, W1 यूनियन W2। तो आप लोग लिखोगे अतः W1 यूनियन W2 VF की सदिश उपसमष्टि नहीं होगी, सदिश उपसमष्टि नहीं होगी। ये सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए मैंने आप लोगों को ये करवाया है, बाकी इसको एग्जाम के अंदर इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब ये वाली चीज कहीं नहीं आएगी एग्जाम के अंदर, पूछेगा ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि इसका जो यूनियन होता है ये सदिश समष्टि होना आवश्यक नहीं है। इससे जो अगली थ्योरम है ना, थ्योरम नंबर 6, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वाली थ्योरम अच्छे से प्रिपेयर करेंगे इसकी, इसको नोट करें। बाकी इसको ये एग्जाम के अंदर नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए मैंने लगा दिया। इससे आगे चलते हैं अपन बेटा, W2 सबसेट नॉट सबसेट ऑफ W1 ये दिया था, ये वाली कंडीशन मैंने यहां तक कंप्लीट की थी। अब बात करते हैं जो W1 होगा, ऐसे होगा, ठीक है। इधर देखा, W1 जो स्मॉल W1 ये बिलोंग कर रहा है कैपिटल W1 के अंदर, देखा ध्यान से,
ये स्मॉल w1 है, ये बिलोंग कर रहा है किसमें, कैपिटल w1 में। तो डेफिनेट बात है जो स्मॉल w1 होगा वो बिलोंग करेगा w1 यूनियन w2 में, मतलब इन दोनों की यूनियन में भी ये बिलोंग करेगा, चाहे w2 में बिलोंग करे चाहे ना करे, उससे क्या मतलब है मुझे, बात समझ में आ रही है। भाई कोई एलिमेंट है वो किसी एक सेट में बिलोंग कर रहा है, तो इस सेट का दूसरे सेट से यूनियन बनाऊंगा मैं, तो वो एलिमेंट तो उसमें तो बिलोंग करेगा ही ना, चाहे वो सबसेट हो चाहे मत हो दूसरे वाले का। क्लियर है, इधर सुनो आगे। इसी तरीके से स्मॉल w2 है, अगर ये बिलोंग कर रहा है किसमें, w2 के अंदर, तो w2 जो है वो बिलोंग करेगा किसमें, w1 यूनियन w2 के अंदर। अरे बस क्लियर है। अब मैं लिखता हूं चूंकि w1 यूनियन w2 एक सदिश उपसमष्टि है। क्या है ये, सदिश उपसमष्टि, वेक्टर सबस्पेस है ये, सदिश उपसमष्टि है। तो अगर ये वेक्टर सबस्पेस है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसीलिए अगर w1 बिलोंग कर रहा है w1 में, ठीक है, w1 बिलोंग कर रहा है w1 में, सॉरी w1 बिलोंग कर रहा है w1 यूनियन w2 में, एंड w2 भी बिलोंग कर रहा है किसमें, w1 यूनियन w2 में, तो इन दोनों का जो प्लस होगा वो भी तो इसमें बिलोंग करेगा, क्योंकि सदिश समष्टि है ये, तो ये समृद्ध होगी उसके लिए। तो मैं क्या लूंगा, अतः जो w1 प्लस w2 होगा वो भी बिलोंग करेगा किसमें, w1 यूनियन w2 में। अरे क्लियर है। अब आगे चलते हैं। नाउ मैं लिख रहा हूं w1 बिलोंग कर रहा है कैपिटल w1 में, पहले इसके अंदर थोड़ा कंप्लीट लिख दो। फॉर एवरी, यहां पर w1 जो होगा वो बिलोंग करेगा किसमें, w1 यूनियन w2 के अंदर, और w2 बिलोंग करेगा किसमें, w1 यूनियन w2 के अंदर। ये चीज मैंने पहले भी लिख दी है लेकिन यहां पर भी लिख दी वापस से। अब मैं लिख रहा हूं स्मॉल w1 बिलोंग कर रहा है w1 यूनियन w2 के अंदर, एंड w1 प्लस w2 ये भी बिलोंग कर रहा है किसमें, w1 यूनियन w2 में। देखना ध्यान से, स्मॉल w1 बिलोंग कर रहा है w1 यूनियन w2 में, एंड w1 प्लस w2 ये भी बिलोंग कर रहा है किसमें, w1 यूनियन w2 के अंदर। क्लियर है। तो अगर ये भी बिलोंग कर रहा है तो नाउ माइनस w1 होगा वो भी बिलोंग करेगा क्या इसमें, w1 यूनियन w2 के अंदर। आ रही है बात समझ में। एक से होना यही कंडीशन लेके चल रहा है, फिर कुछ और लेके चल रहा है। कंडीशन यार w1 प्लस w2 बिलोंग टू, यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ी सी मिस्टेक करी है इस वाले में। देखो इधर ध्यान से, थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ करी है कि यहाँ पर w1 प्लस w2 बिलोंग्स टू w1 यूनियन w2 है ना, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि w1 प्लस w2 दोनों मिलकर बिलोंग करेंगे w1 में, एंड ये सेम टू सेम w1 प्लस w2 ये दोनों मिलकर बिलोंग करेंगे w2 में। पहले थोड़ा सा गलत लिख दिया आप लोगों ने। क्लियर है। w1 प्लस w2 ये दोनों मिलकर बिलोंग करेंगे किसमें, w1 में, और सेम टू सेम w1 प्लस w2 दोनों मिलकर किसमें बिलोंग करेंगे, w2 के अंदर। क्लियर है। आगे चलते हैं। तो अगर w1 जो है बिलोंग कर रहा है किसमें, w1 में, w1 जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, w1 में, एंड w1 प्लस w2 ये भी बिलोंग कर रहा है किसमें, w1 के अंदर। आगे की बात, मतलब स्मॉल w1 तो बिलोंग कर रही था w1 में, और इन दोनों का जो प्लस है वो भी बिलोंग कर रहा है किसमें, w1 में। अब बात करता हूं, अगर ये w1 इसमें बिलोंग कर रहा है और ये क्या बोला, w1 क्या एक सदिश समष्टि है, लिख दो जैसे, तो ये माइनस w1 भी इसके अंदर बिलोंग करेगा क्योंकि w1 क्या है, एक सदिश समष्टि है। एंड ये वाला चल ही रहा है, w1 प्लस w2 बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, w1। यानी देखना चूंकि w1 जो कैपिटल w1 है एक सदिश समष्टि है, एक सदिश समष्टि है। देखना ध्यान से इधर, माइनस w1 बिलोंग कर रहा है किसमें, यूनियन को लिख दिया मैंने, हाँ, माइनस w1 बिलोंग कर रहा है w1 में, एंड w1 प्लस w2 बिलोंग कर रहा है किसमें, w1 में। तो इन दोनों का जो प्लस होगा वो भी बिलोंग करेगा w1 में। क्यों, क्योंकि सदिश समष्टि है ये। तो अगर इन दोनों का प्लस बनाता हूं मैं, माइनस w1 प्लस w2 ये दोनों मिलकर किसमें बिलोंग करेंगे, w1 में बिलोंग करेंगे। और ये बात समझ में। अब मैं इन दोनों को साथ रख रहा हूं, तो माइनस w1 प्लस w1 कितना हो गया, 0। तो मैंने लिख दिया कितना, 0 प्लस w2 बिलोंग कर रहा है किसमें, w1 में। और एक चीज और, 0 प्लस w2 मतलब 0 क्या है, तत्सम हो गया हुआ है, और ये w2 के साथ में ऐड हो रहा है तो वापस w2 ही मिलेगा मुझे। तो w2 स्मॉल w2 किसमें बिलोंग कर रहा है, w1 में। ठीक है। और हम लोगों ने जो स्टार्टिंग के अंदर किया था वहां पर क्या आया था कि w1 बिलोंग नहीं कर रहा w2 में, तो एक तरीके से तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया उसका,
यहाँ पर तो मैंने इसको बिलोंग करवा दिया, W2 को बिलोंग करवा दिया यहाँ पर किसमें, W1 के अंदर। तो आप लोग क्या लिखोगे, जो कि विरोधाभास है। क्या लिखेंगे हम लोग, जो कि विरोधाभास है, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, जो कि विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्शन है। इससे आगे चलते हैं अपन, कॉन्ट्राडिक्शन वाला ये वाला पार्ट हो गया। अब मैं आगे करता हूं नाउ, जैसे मैं यहां पर स्मॉल w1 को लेके चल रहा था ना, अब मैं किसको लेके चलूंगा, स्मॉल w2 को। तो स्मॉल w2 बिलोंग कर रहा था किसमें, कैपिटल W2 के अंदर, एंड यहां पर W1 प्लस W2 किसमें बिलोंग कर रहा है, कैपिटल W2 के अंदर। तो स्मॉल W1 प्लस W2 ये बिलोंग कर रहा है किसमें, कैपिटल W2 के अंदर बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इससे आगे चलते हैं अपन, तब माइनस W2 भी तो बिलोंग करेगा W2 के अंदर, क्योंकि ये सदिश समष्टि है, एंड W1 प्लस W2 ये बिलोंग कर ही रहा है W2 के अंदर। आ रही है बात समझ में। अब चूंकि W2 एक सदिश समष्टि है, इज ए वेक्टर स्पेस, एक सदिश समष्टि है, तो अगर ये वेक्टर सब स्पेस है तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं कि माइनस W2 प्लस W1 प्लस W2 और बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा ये, W2 के अंदर। इसको एक साथ रख दो, W1 को इधर ले आओ, W1 प्लस यहां लिख देंगे अपन माइनस W2 प्लस W2, और ये बिलोंग कर रहा है किसमें, W2 के अंदर। ये हो जाएगा 0, तो W1 आपके पास में जाएगा बिलोंग्स टू W2, और ये वाला भी हमारा कॉन्ट्रडिक्शन है, जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। और विरोधाभास है तो हम लोग विरोधाभास के लिए मान के क्या चले थे कि W1 और W2 आपस में एक दूसरे के सबसेट नहीं है, बट विरोधाभास आगे तो अब सबसेट होंगे। क्लियर है। तो अतः आप लोग क्या लिखोगे कि जो W1 है वो सबसेट होगा W2 का, एंड W2 जो है वो सबसेट होगा किसका, W1 का। क्लियर है। इस तरीके से इसको नोट करें। थोड़ा स्मॉल और कैपिटल का थोड़ा ध्यान रखना, ये स्मॉल चलते हैं सारे W1 W2 वाले, और ये जिसमें बिलोंग कर रहे हैं वो कैपिटल है, जिसमें भी बिलोंग करवाए हैं मैंने वो सारे के सारे कैपिटल है। क्लियर है। बाकी सारे जो अवयव है वो स्मॉल है। करें इसको नोट। देखिए आगे, लीनियर सम, रेखिक योग, ये टॉपिक है रेखिक योग। यदि UF तथा VF सदिश समष्टि VF के, सॉरी UF तथा WF सदिश समष्टि VF के अरिक्त उपसमुच्चय है, मतलब एक नॉन एम्प्टी सेट है, सबसेट्स है, तो इनका रेखिक योग कैसे लिखेगा अपन, U प्लस W इज इक्वल टू स्मॉल u प्लस W, सच दैट स्मॉल u तो बिलोंग करेगा कैपिटल U के अंदर और स्मॉल w बिलोंग करेगा कैपिटल W के अंदर। रेखिक योग का दोनों को जोड़ के लिखना है, बस वही चीज लिखी है। उसके बाद में इसी पर थ्योरम है, एक थ्योरम नंबर 7 है, UF तथा WF सदिश समष्टि VF के दो उपसमष्टि है। UF और WF ऑलरेडी दे रखे हैं, दो उपसमष्टि है, ठीक है। तो U प्लस WF भी एक उपसमष्टि होगा, ये आप लोगों को प्रूफ करना है इसके अंदर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि इट इज गिवन दैट, दिया गया है कि UF तथा WF सदिश समष्टि, सदिश समष्टि वेक्टर स्पेस VF के दो उपसमष्टि है, के दो उपसमष्टि है, उपसमष्टि है। UF तथा WF जो है सदिश समष्टि VF के दो उपसमष्टि है। यहां पर हम लोग मान के चलते हैं, माना कुछ दो अवयव मान लो U1, U2, इसको बिलोंग करवाऊं कैपिटल U में, एंड W1, W2, या फिर एक काम करो बोले X, Y मान के चलो एक बार, इन दोनों के सम के अंदर मान लो उसको। इसे मैं यहां पर मानता हूं कि माना दो अवयव है X प्लस Y, और ये बिलोंग कर रहा है किसमें, X प्लस Y किसमें बिलोंग कर रहा है, U प्लस W के अंदर बिलोंग कर रहा है। क्लियर है। X प्लस Y किसमें बिलोंग कर रहा है, U प्लस W के अंदर। तब मैं लिख रहा हूं माना X इज इक्वल टू, तो मैंने मान लिया कितना, U1 प्लस W1, एंड Y इज इक्वल टू मैंने मान लिया था कितना, U2 प्लस W2। ऐसा मान लिया, X को मान लिया U1 प्लस W1 और Y को क्या मान लिया, U2 प्लस W2। अरे बात समझ में। तो जहां लिख दो, जहां U1, U2 ये बिलोंग कर रहा है कैपिटल U के अंदर, एंड W1, W2 ये बिलोंग कर रहा है किसमें, कैपिटल W के अंदर। ये चीज नहीं मानते। अब आप लोगों को अगर इसको सदिश समष्टि प्रूफ करना है, ठीक है, X प्लस Y जो है ये एक सदिश समष्टि, अगर आप लोगों को U प्लस W को अगर आप लोगों को सदिश समष्टि प्रूफ करना है,
तो कोई दो अवयव और मान के चलता हूं मैं, माना कोई दो अवयव है अल्फा कोमा बीटा, ये बिलोंग करे किसमें, एफ के अंदर। भाई क्षेत्र के अंदर हम लोग इसको बिलोंग करवा दे अल्फा और बीटा को, क्लियर है। तो अल्फा और बीटा को मैंने किसी क्षेत्र के अंदर बिलोंग करवा दिया। अब मैं क्या करूंगा, इनका मल्टीप्लाई करूंगा, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई करूंगा। क्या करूंगा, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, मतलब अल्फा का तो इसके साथ मल्टीप्लाई, बीटा का इसके साथ मल्टीप्लाई, दोनों को जोड़ देंगे, वही तो सदिश समष्टि की परिभाषा है। तो अल्फा तो एज इट इज है, एक्स की वैल्यू कितनी है, u1 प्लस w1, u1 प्लस w1, और प्लस बीटा y की वैल्यू कितनी है, u2 प्लस w2। अरे बस अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इससे अंदर मल्टीप्लाई करके तो कितना हो जाएगा, अल्फा u1 प्लस अल्फा w1, और फिर इसी तरीके से प्लस बीटा u2 प्लस बीटा w2। ठीक है बेटा, इस तरीके से मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। इससे आगे चलते हैं। नाउ मैं यहां पर लेके चल रहा हूं क्या, कि इसमें दे रखा है यूएफ तथा वीएफ, यूएफ तथा डब्ल्यूएफ वीएफ की उपसमष्टि है, वीएफ की उपसमष्टि है। यूएफ तथा डब्ल्यूएफ यहां पर क्या दे रखे, वीएफ की उपसमष्टि। तब मैं लिख रहा हूं, तब अगर अल्फा कोमा बीटा बिलोंग कर रहा है किसमें, एफ में, एंड स्मॉल u1 कोमा स्मॉल u2 ये बिलोंग कर रहा है कैपिटल U के अंदर। अल्फा कोमा बीटा बिलोंग कर रहा है एफ के अंदर, स्मॉल u1 कोमा स्मॉल u2 बिलोंग कर रहा है कैपिटल U के अंदर, तब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं किसका, अल्फा u1 और प्लस बीटा u2, ये भी बिलोंग करेगा किसमें, U के अंदर बिलोंग करेंगे। और ये बात समझ में, मतलब ये दोनों आपस में क्या करेंगे, U में बिलोंग कर जाएंगे, अल्फा u1 प्लस बीटा u2। इधर थोड़ा सा इसको ठीक से लिख लो, मतलब इसमें से यहाँ पर अल्फा u1 और प्लस बीटा u2 इसको एक साथ लिख दो। क्या लिखा मैंने, अल्फा u1 प्लस बीटा u2 इसको एक साथ लिख दिया, और प्लस अल्फा w1 और प्लस बीटा w2 इसको एक साथ लिख दो। यहाँ पे एक सेकंड, इसको आ तो रहा है, नहीं आ रहा, एक सेकंड रुको, इसको थोड़ा सा उधर लिखते साइड में। मतलब यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है इसका थोड़ा सा इस तरफ लिख रहा हूं मैं, कि अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई आया क्या है यहाँ पर, इज इक्वल टू अल्फा u1 प्लस बीटा u2 को एक साथ लिख रहा हूं मैं, अल्फा u1 प्लस बीटा u2 को एक साथ लिख दिया, और प्लस अल्फा w1 प्लस बीटा w2 को एक साथ लिख दिया। ठीक है, इसको बॉक्स के अंदर बंद कर रहा हूं ताकि आप लोगों को पता रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दे दो इसको फर्स्ट। अब आगे देखो, अल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू एफ है, u1 कोमा u2 बिलोंग्स टू u है, अल्फा u1 प्लस बीटा u2 बिलोंग्स टू क्या होगा, u, तथा एंड अगर मैं अल्फा कोमा बीटा को बिलोंग करवा रहा हूं एफ में, एंड स्मॉल w1 कोमा स्मॉल w2 को बिलोंग करवा रहा हूं कैपिटल W के अंदर, तब इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, अल्फा w1 प्लस अल्फा w2 ये भी बिलोंग करेगा किसमें, W के अंदर। अल्फा w1 प्लस बीटा w2 ये बीटा w2 ये दोनों किसमें बिलोंग करेंगे, W में। तो अल्फा u1 प्लस बीटा u2 ये बिलोंग कर रहा है U में, अल्फा w1 प्लस बीटा w2 ये बिलोंग कर रहा है किसमें, W के अंदर। क्लियर है। तो अगर मैं इन दोनों का प्लस करता हूं, U प्लस W करता हूं, तो इक्वेशन नंबर दे दो इसको, तो फर्स्ट दे दी, ये दे दो सेकंड, इक्वेशन नंबर दे दो इसको थर्ड, बाय इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, बाय सेकंड एंड थर्ड प्लस करो। क्या कर रहा हूं, अल्फा u1 प्लस बीटा u2, फिर आएगा प्लस अल्फा w1 प्लस बीटा w2 ये बिलोंग करेगा किसमें, U प्लस W के अंदर। भाई इन दोनों को जोड़ दिया मैंने, समीकरण तोड़ दी इसको। अब आप लोग देखना, अल्फा u1 का है, ये रहा अल्फा u1 प्लस बीटा w2 और अल्फा w1 प्लस बीटा w2। क्लियर है। इनकी जगह क्या लिख सकता हूं, अल्फा x प्लस बीटा y लिख सकता हूं क्या मैं, बाय इक्वेशन फर्स्ट, बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो मैं क्या लिख सकता हूं उसके अंदर, इसकी जगह अल्फा x प्लस बीटा y, और ये भी बिलोंग कर रहा है किसमें, U प्लस W के अंदर। आने के पास वो दोनों भी किस में बिलोंग कर जाएंगे, U प्लस W के अंदर। तो इस तरीके से आप लोग क्या लिख सकते हो कि U प्लस W भी एक VF की एक सदिश समष्टि होगा। चलिए बेटा आगे चलते हैं। एग्जांपल नंबर 4 है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय W बराबर x, y, z x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 0 x, y, z बिलोंग्स टू R तीन टुकड़ों के सदिश समष्टि। ये टुकड़ों जो लिखा हुआ है ना, ये ऑर्डर्ड पेयर्स है। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर्स x, y, z के रूप में, और आप इनकी जगह ये चीज लिख सकते हो x माइनस 3y प्लस 4z। मतलब ऑर्डर्ड पेयर्स मींस जैसे 3D के अंदर होता है,
एक्स वाई और जेड तीन निर्देशांक के रूप के अंदर लिखे हुए हैं, ठीक है। निर्देशांक के रूप के अंदर लिखा हुआ तीन टुकड़ों के सदिश समष्टि V3R की एक उप समष्टि है। मैं स्टार्ट करता हूं। यहाँ पर पहले लिखा हुआ W इज इक्वल टू बेटा x y z लिखा हुआ है such that x minus 3y plus 4z is equals to 0, जहां पर x y z तीनों ही बिलोंग कर रहे हैं किससे? रियल नंबर से। x y और z तीनों किससे बिलोंग कर रहे हैं? रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अज्यूम कर रहा हूं माना V3R, इस V3R का मतलब क्या है पता आपको? इस V3R का मतलब ये है कि जो इसके अंदर अवयव होंगे वो तीन ऑर्डर पेयर्स के रूप में होंगे। V3 क्लियर, तीन ऑर्डर पेयर्स के रूप में, मतलब x, y, z के रूप में होंगे such that x, y, z belongs to R। ये चीज लिखी हुई है, ठीक है। अब आप लोगों को सिद्ध करना है, अब हमें सिद्ध करना है कि हमें सिद्ध करना है, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, सिद्ध करना है कि क्या बोल रहा है V3 W जो है वो V3R की एक उप समष्टि है, V3R की एक उप समष्टि है। ये आपको सिद्ध करना है, उप समष्टि है, ठीक है। अब अपन अज्यूम करते हैं यहां पर W1 मैंने मान लिया कितना? x1, y1, z1 सच दैट x1, y1, z1 तीनों बिलोंग कर रहे हैं किसमें? रियल नंबर्स में। एंड इसी तरीके से मैं W2 मान लेता हूं बेटा इज इक्वल टू x2, y2, z2 और तीनों ही बिलोंग कर रहे हैं किसमें? x2, y2, z2 बिलोंग कर रहे हैं R में, रियल नंबर्स में, इस तरीके से। सो x1, y1, z1 ये तीनों बिलोंग कर रहे हैं इसके अंदर, तो x1, y1, z1 इसको इस तरीके से लिख सकता हूं मैं, इस इक्वेशन के तरीके से। तो मैं क्या लिख सकता हूं? सो नाउ वी कैन राइट x1 minus 3y1 plus 4z1 is equals to 0। यहां से मैं x1 की वैल्यू निकाल रहा हूं। x1 is equals to कितना आ जाएगा? 3y1 minus 4z1। अरे ये क्या बात समझ में? ये x1 निकाल लिया। इसी तरीके से बात करते हैं W2 की, इधर वाले की। तो यहां पर इसके एलिमेंट्स को लिख सकता हूं मैं कितना? x2 minus 3y2 plus 4z2 is equals to 0। तो यहां पर x2 is equals to लिख सकता हूं मैं 3y2 minus 4z2, इस तरीके से दोनों एलिमेंट्स को लिख सकते हैं। x1 हो गया ये वाला और x2 लिख दिया मैंने 3y2 minus 4z2। अब आगे स्टार्ट कर रहा हूं। नाउ दो एलिमेंट मान लिए अल्फा कोमा बीटा, ये बिलोंग करवा दिया मैंने R में, ठीक है। अल्फा कोमा बीटा इसको बिलोंग करवाया मैंने R के अंदर। तब तो अल्फा W1 यहां और एंड लिख दो, यहां पर W1, W2 ये बिलोंग कर रहे हैं किसके अंदर? V3R के अंदर। एक सेकंड में W1, W2 अच्छा ये बिलोंग करेगा W के अंदर, देखो ध्यान से। तब मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहां पर अल्फा W1 प्लस बीटा W2 इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, अल्फा W1 की वैल्यू कितनी थी? W1 की वैल्यू x1, y1 और z1 लिख देते हैं इसके अंदर। तो W1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये x1, y1, z1, ये W1 की वैल्यू होगी। उसके बाद में प्लस बीटा, फिर वैल्यू W2 की वैल्यू वो कितनी है? x2, y2, z2। अरे बात सुन, इस तरीके से इसको लिख दिया। अब ये लिखा हुआ है अल्फा एज इट इज, x1 की वैल्यू रखो। x1 की वैल्यू कितनी है? 3y1 minus 4z1। x1 की जगह लिख रहा हूं मैं कितना? 3y1 minus 4z1 और फिर लिखा हुआ आगे कितना? y1, z1 और उसके बाद में लिखा हुआ प्लस बीटा और एक ही के अंदर लिख रहा हूं उसको। x2 की वैल्यू रखो कितनी है? 3y2 minus 4z2 फिर y2, z2। इस तरीके से मैंने किसकी? x1 की वैल्यू रखी है, y1 z1 को एज इट इज लिखा है बीटा और फिर x2 की वैल्यू रखी है, y2 z2 को एज इट इज रखा हुआ है, ठीक है। इससे आगे सिद्ध करता हूं। अब ये लिखा हुआ एज इट इज जो चल रहा है मेरे पास में अल्फा W1 प्लस बीटा W2 चल रहा है इज इक्वल्स टू, इस अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई करो। अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो अल्फा फिर जाएगा 3y1 minus 4z1 कोमा अल्फा y1 फिर कोमा अल्फा z1, ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा अल्फा, ठीक है। इसको इस तरीके से बंद कर दो। फिर प्लस बीटा को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये जाएगा बेटा कितना? बीटा 3y2 minus 4z2 फिर कोमा
बीटा y2 फिर कोमा बीटा z2। ठीक है, इस तरीके से मैंने इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। इससे आगे चलते हैं अपन अल्फा 3y1 माइनस 4z1। ठीक है, और ये है बीटा 3y2 माइनस 4। अब इसमें से एक काम करते हैं, अल्फा w1 प्लस बीटा w2 पहले जोड़ के लिखते हैं इनको। ठीक है, मतलब इनको जोड़ के लिखेंगे तो अल्फा 3y1 माइनस 4z1 और प्लस जाएगा किसके साथ में, इसके साथ में बीटा 3y2 माइनस 4z2। अरे के पास हम दोनों को जोड़ दिया इनको, x x वाली टर्म जुड़ी है अभी तक, तो फिर लगेगा कोमा, फिर y वाली टर्म को जोड़ेंगे तो वो जाएगा कितना, अल्फा y1 प्लस बीटा y2 फिर कोमा लगाएंगे, अल्फा z1 को प्लस बीटा z2। देखो ध्यान से एक बार, ये सारा ये x की जगह आ रहा है, ये y की जगह आ रहा है, ये z की जगह आ रहा है। अरे क्लियर है, ये पूरा x की जगह आ रहा है, ये y की जगह आ रहा है और ये z की जगह आ रहा है। इससे आगे चलते हैं, तो लिखा हुआ है अल्फा w1 प्लस बीटा w2 इज इक्वल्स टू, हाँ अब यहां देखना, इसमें से और इसमें से दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है क्या? अरे आ रहा है बेटा कॉमन, एक तो इसमें से और इसमें से दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, तो मैं 3 को तो कॉमन लेके लिख रहा हूं और क्या लिख रहा हूं अंदर, अल्फा y1 और प्लस बीटा y2 इस तरीके से लिख दिया। इसमें से और इसमें से दोनों में से -4 कॉमन आ रहा है बाहर, तो -4 को निकाला तो अंदर कितना बचेगा, अल्फा z1 प्लस बीटा z2। आ रही है बात समझ में? ये पूरा जो नंबर आ रहा है ये x की जगह आ रहा है अभी तक, सिर्फ और सिर्फ x की जगह आ रहा है। फिर लगाया कोमा, फिर लिखा बेटा कितना, अल्फा y1 प्लस बीटा y2 फिर कोमा अल्फा z1 प्लस बीटा z2। क्लियर है क्या? ये x, ये y और ये z। अब मैं उसके अकॉर्डिंग चलता हूं, यहां पर x की वैल्यू x की जगह रखता हूं, y की वैल्यू y की जगह रखता हूं, z की वैल्यू z की जगह रखता हूं। क्लियर है? तो नाउ इसको दे दो इक्वेशन नंबर, कितनी इक्वेशन है? इक्वेशन नंबर फर्स्ट ही आएगी अभी तक तो। ठीक है, अब मैं x की जगह x की वैल्यू रख रहा हूं, तो यहां पर मैं x की जगह x की वैल्यू रखता हूं, चूंकि 3x की जगह 3 अल्फा y1 प्लस बीटा y2 माइनस 4 अल्फा z1 प्लस बीटा z2। देखो ध्यान से, अभी तक सिर्फ और सिर्फ मैंने x की वैल्यू रखी है और कुछ भी तो नहीं रखा। यहां पर जो x की वैल्यू है पूरी की पूरी x की वैल्यू है, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ x की जगह ये वाली वैल्यू रखी है। इससे आगे चलते हैं, प्लस सॉरी माइनस, फिर लिखा बेटा कितना 3y1, तो 3y की वैल्यू कितनी है, अल्फा y1 प्लस बीटा y2। और ये के बाद समझ में, -3 कितना हुआ, अल्फा y1 प्लस बीटा y2, और फिर लिखा हुआ प्लस का 4 और z की वैल्यू कितनी है, अल्फा z1 प्लस बीटा z2। अरे क्लियर है? अब आप लोग देखोगे ये वाली स्टेप और ये वाली स्टेप दोनों सेम है, ये कैंसिल आउट हो गई और ये भी कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। इज इक्वल में कितना आ रहा है, 0। तो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, मतलब अल्फा w1 बाय इक्वेशन फर्स्ट, इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा w1 प्लस बीटा w2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0, और जो कि बिलोंग करेगा किसमें, w में। क्यों? क्योंकि मैंने x, y, z को क्या मान रखा है, बिलोंग रियल नंबर में, और 0 भी क्या होता है, एक रियल नंबर होता है। तो अल्फा w1 प्लस बीटा w2 बराबर में कितना आ गया, 0, जो कि बिलोंग कर रहा है किसमें, w के अंदर, तो मतलब इनका मल्टीपल भी उसी के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो आपके पास में v3 आ रहा है वो भी w की क्या है, उप समष्टि होगी। क्लियर है? ये पूछ रहा था, v3 सॉरी w जो है वो v3r की क्या हो जाएगी, एक उप समष्टि हो जाएगी। इसको नोट करना, ये कंप्लीट एग्जांपल आपका। चलिए बेटा आगे चलते हैं, एग्जांपल नंबर 6 है, माना युगपत समीकरण ax प्लस by प्लस cz बराबर 0 तथा dx प्लस ey प्लस fz बराबर 0 के समस्त हलों x, y, z का समुच्चय एक s आपको गिवन है, s दिया हुआ है, जहां a b c d e f सारे के सारे रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। मतलब ये a b c d e f जितने भी लिखे हुए हैं ना, ये सब के सब क्या है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। तो सिद्ध करें कि s जो है v बराबर r क्यूब की उपसमष्टि r पर है। ठीक है, मतलब v बराबर r क्यूब की उपसमष्टि जो है वो r पर होनी चाहिए, s सॉरी सिद्ध करेगी s v बराबर r क्यूब की उपसमष्टि r पर है। v बराबर, एक सेकंड में क्वेश्चन क्या है कि s v बराबर r क्यूब की उपसमष्टि r पर। अच्छा ठीक है, मतलब इसकी जो उपसमष्टि है वो s होनी चाहिए और रियल नंबर पे होनी चाहिए। क्लियर है? कैसे देखेंगे इधर सॉल्यूशन, इसके अंदर अज्यूम करके चलेंगे, माना लेट
x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 दी गई समीकरण के दो हल हैं, दी गई समीकरण के दो हल हैं, समीकरण के दो हल हैं। लेट x1 y1 z1 x2 y2 z2 आर टू सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो अगर ये दो दी गई समीकरण के दो हल है तो हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर ये इसके हल होंगे तो इसको सेटिस्फाई भी करेंगे, दोनों इक्वेशंस को तो सेटिस्फाई करेंगे। तो आता है हम लोग क्या लिखेंगे, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 इज इक्वल टू 0 एंड dx1 प्लस ey1 प्लस fz1 इज इक्वल टू 0 और इसी तरीके से एंड ax2 प्लस by2 प्लस cz2 इज इक्वल टू 0 एंड dx2 प्लस ey2 प्लस fz2 इज इक्वल टू कितना 0। दोनों इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई भी करेंगे। ये चीज मैंने लिखी है, इससे आगे चलते हैं। नाउ इन दोनों में से मैं a कॉमन लिख रहा हूं और लिख रहा हूं कितना x1 प्लस x2, फिर प्लस दोनों में से b कॉमन ले रहा हूं, फिर लिख रहा हूं कितना y1 प्लस y2 और फिर प्लस दोनों में से c कॉमन लिया और फिर लिख रहा हूं z1 प्लस z2 इज इक्वल टू, इनको लेके चलता हूं। तो इनको अगर मैं लेके चलूंगा a को अंदर मल्टीप्लाई करो इससे, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो ax1 प्लस कितना हो जाएगा ax2, फिर प्लस by1 प्लस by2 और फिर प्लस cz1 प्लस कितना cz2। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको लिखा है। अब देखना आगे, इसको और इसको एक साथ लिख दो। मैं लिख रहा हूं ax1 प्लस by1 प्लस cz1 और फिर प्लस सेम टू सेम ax2 प्लस by2 प्लस cz2, इन सबको एक साथ लिख दिया मैंने। अरे ये बात समझ में, मतलब a के साथ मल्टीप्लाई कुछ ना कुछ एक तरीके से ax प्लस by प्लस cz की फॉर्म में तो आई, ax प्लस by प्लस cz जो लिखा हुआ है उसी की फॉर्म में तो चल रहा है ये। और इसको लेके चल रहा हूं, इसकी वैल्यू कितनी है, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 की वैल्यू कितनी है, 0 है क्या। तो यहाँ पर ये कितना हो गया 0 और प्लस ये भी हो गया 0, तो 0 आ रहा है और बिलोंग्स टू क्या होता है, रियल नंबर। आ रही है बात समझ में, मतलब ये पूरा का पूरा किस पे इज इक्वल टू कितना आ रहा है 0, जो कि रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। इससे आगे चलते हैं अपन। नाउ मैं लिख रहा हूं x1 y1 z1। भाई 0 अगर रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है तो s जो है वो रियल नंबर का ही सेट है एक तरीके से, क्लियर है। तो x1 y1 z1 जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, s के अंदर बिलोंग कर रहा है। एंड इसी प्रकार x2 y2 z2 ये भी बिलोंग कर रहा है किसमें, s के अंदर ही बिलोंग कर रहा है। अरे ये बात समझ में, अगर मैं इन दोनों का प्लस लेता हूं, क्या चीज, x1 y1 z1 फिर प्लस x2 y2 z2, तो ये भी बिलोंग करेगा किसमें, s में, क्योंकि s जो है पहले से ही क्या है, उपसमष्टि है। कहां है, एक सेकंड ना, उपसमष्टि यहाँ पर, हाँ ये समुच्चय s दे रखा है। अगर आपको ये वाला सदिश समष्टि है तभी तो इसको उपसमष्टि सिद्ध करना है, तो इसको मैं जोड़ के लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 फिर z1 प्लस z2, ये भी बिलोंग करेगा किसमें, s में। अरे ये बात समझ में, इसको नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। इससे आगे चलते हैं अपन, ठीक है। एक थोड़ी छोटी सी चीज है वो लिख लेना, जैसे ax1 प्लस x2 by1 प्लस y2 cz1 प्लस z2 इज इक्वल टू आया था 0 बिलोंग्स टू r। इसी तरीके से आप लोग इसके अंदर एक चीज और लिख लो कि dx1 प्लस x2 सिमिलरली लिख देना आप लोग डायरेक्टली, है ना, इसको करने की जरूरत नहीं है, इसी प्रोसेस से होगा ये भी, प्लस e y1 प्लस y2 और प्लस f z1 प्लस z2 ये भी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, बिलोंग्स टू ये भी कितना होगा r। ये चीज भी आप लोगों को लिखनी है इसके अंदर, ठीक है। फिर अब इससे आगे चलते हैं अपन, ये चीज करी क्यों थी मैंने, ये इसलिए करी है थी कि ये जो मैंने अवयव लिए ना x1 y1 z1 और x2 y2 z2 इनको मैं s में बिलोंग करवा सकूं, क्योंकि इनको मैंने इक्वल टू 0 प्रूव करने वाला 0 क्या रियल नंबर, और फिर इसी वजह से इनको ये क्या हो जाएंगे, ये सारे s में बिलोंग करेंगे और s में बिलोंग करते ही अब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा, ठीक है। देखने का है, अब मैं लिखता हूं नाउ कि कोई अवयव ले लिया मैंने अल्फा इज इक्वल टू r, अल्फा बिलोंग्स टू r, तथा x1 y1 z1 बिलोंग्स टू क्या है, s।
अल्फा बिलोंग्स टू आर है और x1 y1 z1 ये किस में बिलोंग कर रहा है, s में बिलोंग कर रहा है। तब अगर मैं अल्फा को इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या हो जाएगा, अल्फा x1 y1 और z1 विल बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, s। तो पहले मैं इसको सोल्व करता हूं आगे, सुनो। अब जो मैंने इक्वेशन पहले मानी थी ना भाई, यहां पर क्या लिखा था, ax1 by1 cz1 ये लिखा था ना। अब इन x1 के साथ में x1 y1 z1 के साथ में अल्फा भी मल्टीप्लाई होकर चला जाएगा उन इक्वेशन के अंदर। क्या लिखूंगा, a तो एज इट इज है, x के साथ में कौन आएगा, अल्फा x1, ठीक है, प्लस b एज इट इज है, y के साथ में कौन आएगा, अल्फा y1 प्लस c z के साथ में कौन आएगा, अल्फा z1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। एंड सेम इसी तरीके से ये वाली है d, x1 के साथ में अल्फा x1 फिर प्लस e अल्फा y1 प्लस f अल्फा z1, ठीक है, इज इक्वल टू कितना है, 0। इस तरीके से इनको लिखा है। अब मैं इस वाली को लेके चल रहा हूं, सुनाओ। मैंने उठाया किसको, a अल्फा x1 प्लस b अल्फा y1 प्लस c अल्फा z1 इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं अंदर, तो a अल्फा x1 प्लस b अल्फा y1 प्लस c अल्फा z1 इज इक्वल टू, अब मैं अल्फा को बाहर निकाल रहा हूं, अंदर लिख रहा हूं ax1 सब में से अल्फा कॉमन ले लिया प्लस by1 प्लस cz1 और अल्फा डॉट इसकी वैल्यू कितनी है, 0। तो इसकी वैल्यू भी मैंने मानी थी, अल्फा डॉट कितना आ गया, 0, टोटल में कितना आ गया, 0, जो कि बिलोंग करेगा इसमें s में, ठीक है। मतलब a इनके साथ में जब मैंने अल्फा को मल्टीप्लाई करवाया वो भी किस में बिलोंग कर रहा है, s में बिलोंग कर रहा है। एंड सिमिलरली इसी प्रकार आप लोग उसको भी प्रूव कर सकते हो जो वो लिखा हुआ है, तो डायरेक्टली तो d अल्फा x1 प्लस e अल्फा y1 प्लस f अल्फा z1 इज इक्वल टू, ये भी कितना होगा, 0, बिलोंग करेगा इसमें s में। तो आप लोग डायरेक्ट लिख देना, अतः s v बराबर r क्यूब के समष्टि r पर है। इस तरीके से आप लोग लिख लोगे। अब इसके आगे मैं बात करता हूं, एक सेकंड आप लोग इधर देखना, आपका जो एक्सरसाइज 10 भी है ना, उसका क्वेश्चन नंबर एक सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये आपके राजस्थान के अंदर 13 और 16 के अंदर आया हुआ है। इसके अंदर लिखा हुआ अल्फा v1 प्लस बीटा v2। आप लोग कभी भी ध्यान रखना, क्वेश्चन के अंदर अल्फा और बीटा पहले से ही दे दिया, अगर अल्फा और बीटा कभी भी क्वेश्चन के अंदर पहले से ही दे दिया है तो आप लोगों को उनको अल्फा और बीटा को कुछ ना कुछ अज्यूम करके उसको प्रूव करना होता है। अल्फा बीटा गिवन है। अभी एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले करवाया था, वो शायद कौन सा एग्जांपल था, एक सेकंड उसको देख के बता देता हूं मैं। इसी तरीके का मैंने एक क्वेश्चन करवाया था आपको, हाँ, एग्जांपल थ्योरम नंबर 4 है ना आप लोगों की, थ्योरम नंबर 4 है। उस थ्योरम नंबर 4 के अंदर मैंने क्या किया था कि एक बार तो क्लोजर प्रूफ किया था, उसके बाद में आइडेंटिटी एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट, ये सारी चीजें मैंने प्रूफ की थी, गुणन के लिए समृद्ध भी प्रूफ किया था। उसके अंदर मैं मान के चला था एक बार तो अल्फा बराबर -1 बीटा बराबर 0। आ रही है बात समझ में, थ्योरम नंबर 4 देखना, करवा रखी है मैंने। एक बार तो अल्फा बराबर -1 बीटा बराबर 0 ये चीज मान के चला था मैं, फिर अल्फा बराबर 0 बीटा बराबर 0 अल्फा बराबर 1, इस तरीके से आप लोग जो भी मैंने वहां पर अज्यूम की थी ना वैल्यूज, वही सारी इसके अंदर करना है। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है ना आप लोगों का अनसोल्व का, उसी प्रोसेस पे करना है। एक बार इस क्वेश्चन को सोल्व करना, अगर नहीं होता है तो फिर मैं आप लोगों को उसका डाउट सोल्व कर दूंगा। और सेम टू सेम बात करते हैं पर फोर्थ का 7th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का 7, a b c a plus b plus 2c is equal to 0 a b c belongs to r। ऐसा क्वेश्चन तो मैंने अभी कराया था इससे पहले ही, इससे जस्ट पहले एग्जांपल नंबर कौन सा किया था हम लोगों ने, इससे पहले एग्जांपल नंबर कौन सा किया था, 4। एग्जांपल नंबर जो 4 किया था ना उसी के बेसिस पे होगा 4th का 7th क्वेश्चन, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई करने हैं। बुक का जो 4th का 7th क्वेश्चन है, a plus b root 2 plus c root 3 a b c belongs to, ये भी उसी बेसिस पर ही है, जस्ट ये वाला करा ना, ये वाला अभी इसके बेसिस पर है ये वाला क्वेश्चन। मतलब जो जो क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया ना सारे रिलेटेड है एक दूसरे से, ठीक है। तो इनको एक बार ट्राई करना आप लोग, अगर कोई इश्यू आता है तो पूछना, कोई इश्यू नहीं है, आप लोग डाउट जो है वो बोल देना, वो डाउट क्लास आप लोग के लगा देंगे वापस से।